नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा है। आप चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौकरी पेशा हो या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन, सबकी लाइफ पर इसका असर पड़ने वाला है। ये मुद्दा है जलवायु संकट, क्लाइमेट क्राइसिस। जलवायु संकट है क्या? देखिए भाई, बात बड़ी सीधी है। जलवायु संकट का मतलब है हमारी धरती का मौसम और वातावरण बिगड़ जाना। पहले जहां गर्मी 40 डिग्री पर रुक जाती थी, अब 40 से 50 पहुंच जाती है। पहले जहां बरसात जून जुलाई में पक्की होती थी, अब कभी अगस्त सितंबर में धक्का मार देती है। और कभी तो बारिश इतनी कम होती है कि किसान रो पड़ते हैं, तो कभी इतनी ज्यादा कि घर डूब जाते हैं। यानी धरती का बैलेंस बिगड़ गया है। और जब बैलेंस बिगड़ता है तो परेशानी सबको झेलनी पड़ती है। आज ये मुद्दा क्यों इतना बड़ा है? अब आप कहेंगे, अरे भाई, मौसम तो पहले भी बदलता था, इसमें नया क्या है? सही कहा आपने, लेकिन फर्क ये है कि पहले ये बदलाव सैकड़ों सालों में होते थे। अब ये बदलाव 10 से 15 साल में ही नजर आने लगे हैं। आज का बच्चा जब पैदा होता है, तब तक मौसम का हाल कुछ और होता है, और जब वो 10 साल का होता है तो मौसम पूरी तरह बदल चुका होता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में कभी स्मॉग नाम की चीज नहीं होती थी। अब सर्दियों में पूरा शहर गैस चैम्बर बन जाता है। राजस्थान का रेगिस्तान बढ़ रहा है, लेकिन बगल का हिमाचल भी धीरे धीरे अपनी बर्फ खो रहा है। अफ्रीका में सूखा पड़ता है तो यूरोप में बाढ़ आ जाती है। यानी भाई, अब ये सिर्फ मौसम नहीं, एक ग्लोबल संकट है। क्यों बोल रहे हैं इसको संकट, क्राइसिस? क्योंकि इसका असर खेती पर है, अनाज कम होगा। इसका असर पानी पर है, झगड़े बढ़ेंगे। इसका असर हेल्थ पर है, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। और इसका असर इकोनॉमी पर है, रोजगार, व्यापार सब डांवाडोल हो रहा है। मतलब साफ है, अगर जलवायु संकट को नहीं समझा तो आने वाले समय में सिर्फ किताबों में ही ठंडी हवा, सर्दी की धूप और साफ पानी मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम इस पूरे टॉपिक को बड़े आसान और देसी स्टाइल में समझेंगे। ये संकट कैसे पैदा हुआ, इसमें इंसान की क्या गलती है, कौन कौन सी मजेदार और हैरान करने वाली घटनाएं हो रही हैं दुनिया भर में, और सबसे बड़ी बात, इसका हल क्या है, आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, पानी की बोतल रख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास थोड़ा लंबी और मजेदार होने वाली है। दोस्तों, हम सबने नदियों के बारे में सुना है, गंगा, यमुना, नर्मदा, अमेजन, नील नदी। लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र के भीतर भी नदियां बहती हैं? जी हाँ, इनको हम कहते हैं ओशन करंट्स, यानी महासागरीय धाराएं। ओशन करंट्स क्या होती हैं? भाई, ओशन करंट्स का मतलब है समुद्र के भीतर पानी का लगातार बहाव, जैसे नदी का पानी बहता है। फर्क बस इतना है कि ये पानी नदियों की तरह जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र के अंदर ही एक दिशा में चलता है, और ये बहाव कई हजार किलोमीटर लंबा हो सकता है। आप समझिए, जैसे घर में कूलर चलता है तो हवा का एक रुख बन जाता है, वैसे ही समुद्र में भी पानी का एक रुख बन जाता है। ओशन करंट्स क्यों बनती हैं? अब ये सवाल बड़ा मजेदार है। समुद्र का पानी यूं ही नहीं भागता, इसके पीछे कई कारण हैं। सूरज की गर्मी, सोलर हीट। जहां सूरज ज्यादा गर्मी देता है, वहां पानी गर्म हो जाता है और हल्का होकर ऊपर उठने लगता है। जहां ठंडक है, वहां का पानी भारी होकर नीचे बैठ जाता है। इससे पानी में ऊपर नीचे का खेल शुरू होता है और धारा बन जाती है। हवा, विंड्स। जमीन पर हवा बहती है तो पतंग उड़ती है। समुद्र पर हवा बहती है तो पानी की नदियां उड़ जाती हैं। हवा धक्का देती है और पानी उसी दिशा में बहने लगता है। पृथ्वी का घुमाव, अर्थ्स रोटेशन, कोरियोलिस इफेक्ट। धरती गोल घूम रही है। जब धरती घूमती है तो पानी भी टेढ़ा मेढ़ा बहने लगता है। नॉर्थ में धाराएं दाईं तरफ घूमती हैं, साउथ में बाईं तरफ। नमक और घनत्व, सैलिनिटी, डेंसिटी। जहां पानी में ज्यादा नमक है, वह पानी भारी हो जाता है और नीचे बैठता है। कम नमक वाला पानी हल्का होकर ऊपर उठता है। इससे भी धाराएं बनती हैं। करंट है, अमेरिका से निकलती है और यूरोप तक गर्म पानी लेकर जाती है, गल्फ स्ट्रीम। ये दुनिया की सबसे तेज ओशन करंट है। अमेरिका से निकलती है और यूरोप तक गर्म पानी लेकर जाती है। इसी वजह से यूरोप में इतनी ठंड नहीं पड़ती, जबकि उतनी ही लाइन लैटिट्यूड पर कनाडा जमा देता है। कुरोशियो करंट, जापान करंट। जापान के पास की गर्म धारा है,
इसी वजह से जापान में मछलियों की भरमार है। हम्बोल्ट करंट साउथ अमेरिका ठंडी धारा है। जहां ये बहती है वहां बारिश बहुत कम होती है। पेरू और चिली जैसे देशों का मौसम इसी से तय होता है। ओशन करंट्स का असर। ओशन करंट्स सिर्फ पानी नहीं बहाती बल्कि पूरे मौसम और जीवन पर असर डालती हैं। मौसम पर असर, जहां गर्म धारा जाती है वहां सर्दी कम हो जाती है, जहां ठंडी धारा जाती है वहां बारिश कम हो जाती है। मछली पालन, फिशिंग। मछलियां इन धाराओं के साथ चलती हैं। इसी वजह से जापान और नॉर्वे मछली के मामले में टॉप पर हैं। यात्रा और जहाजरानी पहले के नाविक धाराओं का इस्तेमाल करके यात्रा करते थे। गलत धारा पकड़ ली तो महीनों का सफर बिगड़ जाता था। जलवायु संकट से संबंध। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये धाराएं बदल रही हैं, और जब ओशन करंट्स बदल जाएं तो मौसम का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। एक मजेदार और खतरनाक सच, भाई सुनकर हैरान हो जाइएगा। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर गल्फ स्ट्रीम धीमी हो गई तो यूरोप का हाल वही होगा जो साइबेरिया की बर्फीली जमीन का है। मतलब जहां लोग अभी चाय पीकर धूप में मस्ती कर रहे हैं वहां बर्फ की चादर जम जाएगी। बड़ी बड़ी बातों के बीच एक नाम बार बार आता है, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। छोटा करके कहो तो AMOC। अब ये नाम सुनकर ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंग्रेजी का जहाज निकल गया। लेकिन घबराइए मत, मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि गांव के बच्चे भी बोल देंगे। अरे ये तो हमारी गली की नाली जैसा है। AMOC क्या है? भाई AMOC को आप ऐसे समझिए, ये समुद्र के पानी का विशालकाय पंप है जो अटलांटिक महासागर में लगातार चलता रहता है। ये गर्म पानी को इक्वेटर खगोल रेखा से उठाकर ऊपर यूरोप की तरफ ले जाता है, और ठंडा भारी पानी ग्रीनलैंड और उत्तरी अटलांटिक से नीचे जाकर वापस इक्वेटर की तरफ धकेल देता है। यानी सीधी भाषा में, गर्म पानी ऊपर से जाता है, ठंडा पानी नीचे से आता है। बस यही है AMOC का खेल। सोचिए, एक बड़ी सी गोलाई बना लीजिए, ऊपर से तीर एरो खींचिए, गर्म पानी जा रहा है उत्तर की ओर। अब ऊपर पहुंचते ही वह ठंडा होकर नीचे डूब रहा है। अब नीचे से दूसरा तीर बना लीजिए, ठंडा पानी वापस दक्षिण की तरफ जा रहा है। बस यही है पूरा AMOC का चक्कर। देसी उदाहरण, एनालॉजी, हवा वाला कूलर। जैसे घर का कूलर एक तरफ से गर्म हवा खींचता है और दूसरी तरफ से ठंडी हवा देता है, वैसा ही AMOC है, गर्म पानी खींचता है, ठंडा पानी लौटाता है। गांव की नाली, अगर नाली में पानी का बहाव रुक गया तो पूरा गांव डूब जाता है। वैसे ही अगर AMOC रुक गया तो पूरा धरती का मौसम डूब जाएगा। दिल की धड़कन, ये धरती का सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे खून रुक गया तो इंसान मर जाता है, वैसे ही AMOC रुक गया तो धरती का मौसम बिगड़ जाएगा। क्यों जरूरी है AMOC? यूरोप में मौसम ठीक रहता है, वहां बर्फीली ठंड नहीं पड़ती। भारत में मानसून चलता है, बारिश इसी सिस्टम से जुड़ी है। अफ्रीका में सूखा और अमेज़न में बारिश, सब इसी पर निर्भर है। मतलब साफ है, AMOC एक इनविजिबल इंजन है जो धरती का ATAC चला रहा है। अगर ये बंद हो गया तो धरती या तो तंदूर बन जाएगी या फ्रिज। तो अभी तक हमने समझा कि AMOC यानी धरती का दिल का पंप है, लेकिन NASA और बाकी वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पंप अब धीमा हो रहा है। मतलब अगर ये दिल की धड़कन है तो भाई साहब ECG की लाइन सीधी होने वाली है। NASAN स्टडीज क्या कहती हैं? नासा का ताजा डेटा उपग्रह से मापकर पता चला है कि अटलांटिक ओशन की धाराएं पिछले 100 साल में 15% तक धीमी हो चुकी हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और IPCC क्लाइमेट पैनल की रिपोर्ट, अगर ग्रीन हाउस गैसें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो 2055 तक AMOC पूरी तरह बैठ सकता है। ग्रीनलैंड आइस मल्ट, ग्रीनलैंड की बर्फ इतनी तेजी से पिघल रही है कि समुद्र का संतुलन बिगड़ रहा है। ठंडा मीठा पानी नीचे डूब नहीं रहा और पंपिंग सिस्टम धीरे धीरे फेल हो रहा है। देसी एग्जांपल, भैया इसे ऐसे समझो, मान लो गांव का कुआं है और उसमें से मोटर पानी खींच रही है। अब अगर ऊपर से कोई बाल्टी भर मिट्टी डाल दे तो मोटर में रुकावट आ जाएगी। बस धरती के साथ भी यही हो रहा है। बर्फ का मीठा पानी मोटर के पंप को चोक कर रहा है।
क्या होगा अगर कोलैप्स हो गया? वैज्ञानिक कहते हैं यूरोप बर्फ की चादर में लिपट जाएगा, अफ्रीका और भारत में मानसून गड़बड़ा जाएगा, अमेरिका के तट पर समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ेगा, पूरी धरती का मौसम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मतलब अगर एएमओसी बंद हो गया तो धरती का एसी खराब हो जाएगा, कहीं तंदूर बनेगा, कहीं फ्रिज। दोस्तों, जब भी हम जलवायु संकट या ओशन करंट जैसी बातें करते हैं तो आम आदमी का पहला रिएक्शन होता है, भाई ये सब बकवास है, धरती लाखों साल से घूम रही है, कहीं कुछ नहीं होने वाला। आम आदमी की सोच, मौसम तो भगवान के हाथ में है। लोग कहते हैं बारिश होगी तो भगवान देंगे, सूखा पड़ेगा तो भगवान रोक देंगे। भाई भगवान ने दिमाग भी दिया है। जैसे खेत में हल खुद चलाना पड़ता है, वैसे ही धरती की देखभाल भी इंसान को करनी होगी। अरे 2 से 4 डिग्री से क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि 2 डिग्री ज्यादा गर्मी का मतलब सिर्फ एसी ज्यादा चलाना है, लेकिन साइंस कहती है 2 डिग्री बढ़ते ही बर्फ पिघलेगी, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। हमारे दादा के जमाने में भी बाढ़ आती थी, तो ये नया क्या है? सही है, बाढ़ पहले भी आती थी, लेकिन अब फर्क ये है कि बाढ़ की गति, तीव्रता और बार बार आना सब बढ़ गया है। जैसे पहले गांव में साल में एक बार जलेबी बनती थी, अब हर हफ्ते जलेबी बनने लगी, मतलब मामला गड़बड़ है। साइंस का सच, ग्लोबल वार्मिंग सच में है। नासा, आईएसआरओ, आईपीसीसी सबके डेटा साफ बोल रहे हैं कि धरती गर्म हो रही है। आर्कटिक की बर्फ हर साल घट रही है, बारिश के पैटर्न बदल रहे हैं, ओशन करंट रुकना मजाक नहीं है। एएमओसी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अगर ये रुक गया तो यूरोप, अमेरिका, भारत सबकी हवा पानी का हिसाब बदल जाएगा। जिम्मेदार कौन है? सिर्फ भगवान नहीं, इंसान भी जिम्मेदार है। फैक्ट्री का धुआं, गाड़ियों का धुआं, जंगल काटना सब इंसानी काम है और इनसे धरती का ऐसी खराब हो रहा है। देसी एग्जाम्पल, भैया इसे ऐसे समझो, अगर घर में बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या आप कहोगे अरे भगवान ने बल्ब फोड़ दिया? नहीं ना, आप जाकर दुकान से नया बल्ब लाओगे। वैसे ही धरती का बल्ब इंसान ही फोड़ रहा है, तो इंसान को ही ठीक करना पड़ेगा। दोस्तों, समस्या जितनी बड़ी है उसका हल भी उतना ही जरूरी है। अब सवाल यह है कि अगर एएमओसी रुकने वाला है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो हम और हमारी सरकारें क्या कर सकते हैं? कार्बन उत्सर्जन कम करना, रिड्यूस कार्बन एमिशन। असली खलनायक है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस। जितना ज्यादा धुआं फैक्ट्री और गाड़ियां छोड़ेंगी, उतनी ही धरती गर्म होगी। उपाय, बिजली के लिए कोयले से हटकर सोलर, विंड और हाइड्रो पावर का इस्तेमाल। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना। देसी एग्जाम्पल, भाई ये वैसा ही है जैसे खेत में कीड़े लग जाएं, तो आप जहर मार देते हो। धरती में भी कार्बन नाम का कीड़ा लग गया है, इसे हटाना पड़ेगा। जंगल बचाना, पेड़ लगाना, फॉरेस्टेशन। पेड़ धरती का नेचुरल एसी है। नासा की रिपोर्ट कहती है एक पेड़ साल में लगभग 48 किलो CO2 सोख लेता है। सरकारें मिशन ग्रीन और वन महोत्सव जैसे अभियान चला रही हैं। एग्जाम्पल, जैसे घर में 4 पंखे चलेंगे तो गर्मी कम लगेगी, वैसे ही ज्यादा पेड़ होंगे तो धरती ठंडी रहेगी। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। भारत, चीन, अमेरिका अब सोलर और विंड पावर में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA भारत की अगुवाई में बना संगठन, ताकि सब मिलकर सूरज की रोशनी से बिजली बनाएं। समुद्र और बर्फ पर नजर रखना, मॉनिटरिंग। नासा और ISRO लगातार सैटेलाइट से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। AMOC कितना धीमा हो रहा है, कहां बर्फ पिघल रही है, सब पर नजर रखी जा रही है। ये वैसा ही है जैसे डॉक्टर ECG मशीन से दिल की धड़कन देखते हैं। लाइफस्टाइल बदलाव, इंडिविजुअल एक्शन। लाइट, AC और गाड़ियों का इस्तेमाल समझदारी से करना। सिंगल यूज प्लास्टिक कम करना। लोकल ट्रांसपोर्ट और साइकिल का इस्तेमाल।
ये सब छोटे कदम हैं लेकिन असर बड़ा डालते हैं। एग्जाम्पल, जैसे घर में हर आदमी अगर एक एक बाल्टी पानी बचाए तो पूरा टंकी भर जाएगा। वैसे ही हर इंसान अगर थोड़ा थोड़ा एफर्ट करेगा तो धरती बच जाएगी। सरकारें क्या कर रही हैं? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015, 200 देशों ने मिलकर ठाना कि 2050 तक कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे। COP समिट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल दुनिया के नेता मिलकर जलवायु संकट पर नई योजना बनाते हैं। भारत की पहल 2030 तक 50% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2030 तक सड़क पर EVs की भरमार। स्वच्छ भारत और उज्ज्वला योजना धुआं कम करने के कदम। तो दोस्तों, समाधान साफ है, पेड़ बचाओ, धुआं कम करो और अपनी धरती का एक सी खराब मत होने दो। सरकारें अपनी तरफ से कर रही हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी आम आदमी और हम सबकी है, क्योंकि धरती हमारी है और इसे बचाना भी हमें ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।